हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर का आखिरी अध्याय 17वां अध्याय आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अध्याय 17, दो चेहरों वाला आदमी। वह क्विरल था। आप हैरी की सांस रुक गई। क्विरल मुस्कुराया। उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं फड़क रहा था। हाँ मैं, उसने शांति से कहा। हैरी पॉटर, मैं सोच रहा था कि क्या मेरी तुमसे यहाँ मुलाकात होगी, परंतु मैंने सोचा था स्नेप सिवरस। क्विरल हंसा और यह उसकी आमतौर पर कांपती हुई हंसी नहीं थी बल्कि ठंडी और पैनी हंसी थी। हाँ, सिवरस उसी तरह का दिखता है ना, किसी बड़े चमगादड़ की तरह। वह चारों तरफ मंडराता रहता है और हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। उसके सामने कौन बेचारे हकलाते प्रोफेसर क्विरल पर शक कर सकता है, क्विरल ने कहा। हैरी को यह बात हजम नहीं हुई। यह सच नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। परंतु स्नेप ने मुझे मारने की कोशिश की थी। नहीं नहीं, तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी जब तुम्हारी दोस्ती मिस ग्रेंजर क्विडिच मैच में स्नेप के कपड़ों पर आग लगाने के लिए तेजी से जा रही थी तो संयोगवश मुझसे वह टकरा गई और उसने मुझे गिरा दिया था। उसने तुम्हारी साथ मेरी आंखों का संपर्क तोड़ दिया था। कुछ और सेकंड में जाते तो मैं तुम्हें उस झाड़ू से नीचे गिरा देता। अगर स्नेप तुम्हें बचाने के लिए श्राप विरोधी कितने ही मंत्र क्यों ना पढ़ता रहा होता तो मैंने इससे पहले ही तुम्हें गिरा दिया होता। स्नेप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, और नहीं तो क्या, क्विरल ने ठंडे लिहाजे से कहा। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे अगले मैच में रेफरी क्यों बनना चाहता था? दरअसल वह यह पक्का करना चाहता था कि मैं दोबारा ऐसा ना करूं। बड़ी अजीब बात है सचमुच। उसे इतना कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब डम्बलडोर देख रहे हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। बाकी सभी टीचर सोच रहे थे कि स्नेप गणद्वार को जीतने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को सबके सामने बुरा बना लिया और कितना समय बर्बाद हुआ, जबकि उसे सबके बाद में मैं आज रात तुम्हें मारने जा रहा हूं। क्विरल ने अपनी उंगली चटकाई। हवा में से कुछ रस्सियां निकली और हैरी के पूरे शरीर पर कसकर बंध गई। तुम हर चीज में इतनी टांग क्यों फंसाते हो पॉटर कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए? हैलोवीन के दिन तुम स्कूल में चारों तरफ मंडरा रहे थे। मुझे लगा जैसे तुमने मुझे देख लिया जब मैं यह देखने गया कि पत्थर की रखवाली कौन कर रहा था। दैत्य को तुमने अंदर घुसाया था? बिल्कुल, दैत्य के मामले में मुझे विशेष प्रतिभा है। तुमने उस दैत्य को तो निश्चित रूप से देख ही लिया होगा जिसका मैंने पिछले कमरे में बुरा हाल किया था। सब लोग दैत्य की खोज में चारों तरफ भाग रहे थे, परंतु दुर्भाग्य से स्नेप, जिसे पहले से ही मुझ पर शक था, सीधा तीसरी मंजिल पर गया ताकि वह मुझे वहां पर पकड़ सके। और न सिर्फ मेरा दैत्य तुम्हें मारने में असफल रहा, बल्कि 3 सर वाला कुत्ता भी स्नेप के पैर को ठीक से नहीं काट पाया। अब चुपचाप इंतजार करो पॉटर। मुझे इस दिलचस्प दर्पण की जांच करने दो। तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि क्विरल के पीछे क्या था। यह तो शाहीबाग का दर्पण था। यह दर्पण पत्थर हासिल करने की कुंजी है, क्विरल ने बुदबुदाकर कहा और उसने चारों तरफ रास्ते की तलाश में उसे ठोका। विश्वास था कि डम्बलडोर जरूर इसी तरह की कोई चीज करेंगे, परंतु वह इस समय लंदन में है और जब तक वह वापस लौटेगा तब तक मैं बहुत दूर पहुंच चुका हूँगा। हैरी सिर्फ इतना चाहता था कि क्विरल को लगातार बोलने पर मजबूर करे ताकि वह दर्पण पर अपना ध्यान पूरा ना लगा सके। मैंने आपको स्नेप को जंगल में देखा, वह एकदम बोल पड़ा। हाँ, क्विरल ने अलसाए अंदाज में कहा और वह दर्पण के पीछे के हिस्से को देखने के लिए चला गया। वह उस वक्त तक मेरे पीछे लग चुका था और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहां तक पहुंच चुका हूं। उसे शुरू में ही मुझ पर शक हो गया था। उसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की, जैसे वह ऐसा कर सकता था जबकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मेरे साथ थे। क्विरल दर्पण के पीछे से सामने आया और भूखी निगाहों से उसे घूर रहा था। मुझे पत्थर दिख रहा है, मैं इसे अपने मालिक को भेंट दे रहा हूं, परंतु पत्थर है कहां? हैरी ने अपने आप को
बांधने वाली रस्सियों से संघर्ष किया, परंतु वे जरा भी नहीं ढीली हुई। उसे कुरिल को रोकना ही होगा ताकि वह दर्पण पर अपना पूरा ध्यान न लगा पाए। परंतु ऐसा लगता था जैसे स्नेप हमेशा मुझसे नफरत करता था। अरे हाँ, वह करता है, कुरिल ने लापरवाही से कहा। भगवान की कसम, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि वह हॉगवर्ट्स में तुम्हारी मम्मी डैडी के साथ था? वे दोनों एक तरह से एक दूसरे से नफरत करते, परंतु वह तुम्हारी मौत नहीं चाहता था। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले सुबकते हुए सुना था। मुझे लगा जैसे स्नेप आपको डरा रहा था। पहली बार कुरिल के चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। उसने कहा, कई बार मुझे अपने मालिक के आदेशों का पालन करने में मुश्किल आती है। वे एक महान जादूगर हैं और मैं कमजोर हूँ। आपका मतलब है वे यहाँ क्लासरूम में आपके साथ थे? हाँ, हैरी ने आश्चर्य से पूछा। वे हर जगह मेरे साथ रहते हैं, कुरिल ने शांति से कहा। मैं उनसे तब मिला था जब मैं दुनिया में चारों तरफ घूम रहा था। तब मैं एक मूर्ख युवक था और मेरे मन में अच्छाई और बुराई के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार भरे हुए थे। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मुझे बताया कि मैं कितना गलत हूँ। अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती, सिर्फ ताकत होती है जो उन कमजोर लोगों के पास नहीं होती जो इसे हासिल नहीं कर पाते। तब से मैंने वफादारी से उनकी सेवा की। हालांकि मैंने उन्हें कई बार निराश भी किया। उन्हें मुझ पर बहुत शक्ति करनी पड़ी। कुरिल अचानक कांपा। वे गलती को आसानी से माफ नहीं करते। जब मैं ग्रीनगॉट से पत्थर चुरा नहीं पाया तो वे नाराज हुए। उन्होंने मुझे सजा दी। फैसला किया कि उन्हें मुझ पर नजदीक से नजर रखनी होगी। कुरिल की आवाज दूर होती जा रही थी। हैरी को चूमंतर गली की अपनी यात्रा याद आई। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? उसने कुरिल को वहां पर उसी दिन देखा था। उसने रस्सी कढ़ाई में उससे हाथ मिलाया था। कुरिल धीमे धीमे बुदबुदाया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या पत्थर दर्पण के अंदर है? क्या मैं इसे तोड़ना पड़ेगा? हैरी के दिमाग में तेजी से दौड़ा। उसने सोचा, इस पल में दुनिया में किसी भी चीज से अधिक यह चाहता हूँ कि कुरिल से पहले पत्थर तक मैं पहुंच जाऊं। यानी अगर मैं दर्पण में देखूंगा तो मैं अपने आप को इसे हासिल करता देखूंगा, जिसका मतलब है मैं देख लूंगा कि यह कहाँ छिपा है। परंतु मैं इसे कैसे देख सकता हूँ ताकि कुरिल को मेरे इरादों का पता न चल पाए? उसने बाईं तरफ खिसकने की कोशिश ताकि कुरिल की निगाहों में आए बिना दर्पण के सामने पहुंच जाए, परंतु उसके घुटने के चारों तरफ रस्सियों बहुत सख्ती से बंधी हुई थी। वह फिसला और गिर पड़ा। कुरिल ने उसे अनदेखा किया और वह अब भी अपने आप से बातें कर रहा था। यह दर्पण क्या करता है? यह कैसे काम करता है? मेरी मदद करो मालिक। और हैरी के होश उड़ गए जब एक आवाज ने जवाब दिया, और वो आवाज कुरिल के अंदर से आ रही थी। बच्चे का इस्तेमाल करके कैसे? कुरिल हैरी की तरफ मुड़ा। हैरी, हाँ पॉटर, यहाँ। उसने एक बार ताली बजाई। हैरी को बांधने वाली रस्सियां खुल गईं और हैरी धीमे धीमे उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यहाँ आओ, कुरिल ने दोहराया। दर्पण में देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। हैरी उसकी तरफ बढ़ा। मुझे झूठ बोलना होगा, उसने हताशा से सोचा। मैं जो भी देखूंगा उसके बारे में मुझे झूठ बोलना होगा, बस इतना ही। कुरिल उसके पीछे उसके बिल्कुल पास खड़ा हो गया। हैरी को अजीब सी बदबू आई जो कुरिल की पगड़ी से आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, दर्पण के सामने आया और अपनी आंखें दोबारा खोल दी। उसने अपना प्रतिबिंब देखा जो पहले तो पीला और डरा हुआ था, परंतु एक क्षण बाद प्रतिबिंब उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रतिबिंब ने अपनी जेब में हाथ डाला और खून जैसे लाल पत्थर का एक पत्थर निकाला। प्रतिबिंब ने आंख मारी और पत्थर को वापस अपनी जेब में रख लिया, और जब उसने ऐसा किया तो हैरी को महसूस हुआ कि उसकी असली जेब में भी कोई चीज भारी आ गई थी। न जाने कैसे अविश्वसनीय रूप से उसे पत्थर मिल गया था। तो कुरिल ने बेचैन होकर कहा, तुमने क्या देखा? हैरी ने हिम्मत जुटाई। मैं देख रहा हूँ, मैं डंबलडोर से हाथ मिला रहा हूँ। उसने गप छोड़ी। मैंने अपने गणद्वार के लिए हाउस कप जीता है। कुरिल ने एक बार फिर गाली दी। रास्ते से हट जाओ, उसने कहा, और उसने हैरी किनारे को हटा दिया। तो उसने पारस पत्थर को अपने पैर से टकराते हुए महसूस किया। क्या उसे यहाँ से भागने की हिम्मत करनी चाहिए? परंतु वह अभी 5 कदम दूर ही नहीं गया था कि एक ऊंची आवाज आई। हालांकि कुरिल अपने होंठ नहीं हिला रहा था। वह झूठ बोल रहा है। पॉटर, यहाँ वापस आओ, कुरिल ने चिल्लाकर कहा। मुझे सच सच बताओ, तुमने अभी भी क्या देखा?
ऊंची आवाज एक बार फिर आई, मुझे उससे बात करने दो, आमने सामने। मालिक, आप में अभी इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास इसके लिए काफी ताकत है। हैरी ने महसूस किया कि जैसे शैतानी फंदे ने उसे उसी जगह पर जकड़ लिया हो। वह एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता था। वह किसी मूर्ति की तरह देख रहा था। और जब कुरिल ने अपने हाथ ऊंचे किए और उसकी पगड़ी खोली, क्या हो रहा है? पगड़ी खोलकर जमीन पर गिरी और उसके बिना कुरिल का सिर बहुत छोटा दिख रहा था। फिर कुरिल अपनी जगह पर धीमे से घूमा। हैरी की चीख निकल जाती, परंतु आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया। जहां कुरिल के सिर के पीछे का हिस्सा होना चाहिए था, वहां एक चेहरा था। हैरी द्वारा अब तक देखा गया सबसे भयानक दृश्य। यह चौक की तरह सफेद था और उसकी घूरती हुई लाल आंखें थीं और नथने की जगह पर छेद थे, जैसे सांप के होते हैं। हैरी पॉटर, वह फुसफुसाया। हैरी ने पीछे की तरफ हटने की कोशिश, परंतु उसके पैर हिलने को तैयार ही नहीं थे। देखो मैं क्या से क्या बन गया हूँ, शैतानी चेहरे ने कहा। सिर्फ छाया और धुआं। मुझे आकर तभी मिल सकता है जब मैं किसी और के शरीर में रहता हूँ, परंतु मुझे ऐसा हमेशा मिल जाता है जो मुझे अपने दिल और दिमाग की जगह देने में इच्छुक हूँ। पिछले कुछ सप्ताहों में मुझे यूनिकॉर्न के खून से ताकत मिली। तुमने जंगल में वफादार क्वेरल को मेरे लिए एक खून पीते देख लिया था, और एक बार जब मैं आयु बढ़ाने वाला अमृत पी लूंगा तो मैं अपना शरीर खुद बना सकता हूँ। और अब तुम मुझे अपनी जेब में रखा वह पारस पत्थर निकाल कर क्यों नहीं दे देते? तो वह जानता था। हैरी के पैरों में अचानक एक बार फिर से जान आ गई और पीछे की तरफ लड़खड़ा। बेवकूफ मत बनो, शैतानी चेहरे ने तमतमाकर कहा। बेहतर होगा अपनी जान बचा लो और मेरे दल में शामिल हो जाओ, वरना तुम्हारा अंत भी तुम्हारे माता पिता का हुआ वैसा ही होगा। और वे लोग मुझसे दया की भीख मांगते हुए मरे थे। झूठे कहीं के, हैरी अचानक चीखा। क्वेरल उसकी तरफ पीट करके उल्टा चल रहा था ताकि वोल्डेमॉर्ट हैरी को लगातार देख सके। शैतानी चेहरा अब मुस्कुराकर कहा, कितना दिल को छू देने वाला दृश्य। उसने फुफकारते हुए कहा, मैं हमेशा बहादुरी की कदर करता हूँ। हाँ लड़के, तुम्हारे माँ बाप बहादुर थे। मैंने पहले तुम्हारे पिता को मारा और वे बहादुरी से लड़े, परंतु तुम्हारी माँ फालतू में ही मारी गई। वे तुम्हारी रक्षा की कोशिश कर रही थी। और अब पत्थर दे दो ताकि मैं तुम्हारी माँ की मौत बेकार ना जाने दूं। कभी नहीं। हैरी लपटों से भरे दरवाजे की तरफ लगा, परंतु वोल्डेमॉर्ट चीखा, उसे पकड़ो। और एक पल बाद हैरी ने महसूस किया कि कुरिल अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ रहा था। तत्काल हैरी के निशान में सुई चुभने और जैसा पैना दर्द होने लगा। ऐसा लगा था जैसे उसका सिर दो टुकड़ों में फटने वाला हो। वह चीखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर जूझता रहा, और उसे तब आश्चर्य हुआ जब कुरिल ने उसे छोड़ दिया। उसके सिर का दर्द कम हो गया। उसने अपने चारों तरफ तेजी से नजरों को घुमाया और कुरिल कहाँ था, और उसने देखा कि वह दर्द से सिकुड़ा बैठा है और अपनी उंगलियों को देख रहा है। उसकी आंखों के सामने उसकी उंगलियों में फफोले पड़ गए थे। उसे पकड़ो, वोल्डेमॉर्ट बोला। वोल्डेमॉर्ट फिर से चीखा और कुरिल ने छलांग लगा दी। उसने हैरी को गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया तथा अपने दोनों हाथ हैरी के गले पर रख दिए। हैरी का निशान उसे तेज दर्द के मारे अंधा बना रहा था, परंतु वह देख सकता था कि कुरिल भी दर्द के मारे चीख रहा है, बिलबिला रहा है। मालिक, मैं उसे पकड़ नहीं सकता, मेरे हाथ। और हालांकि कुरिल हैरी को अपने घुटनों से पकड़कर जमीन पर टिकाए हुए था, परंतु उसने हैरी की गर्दन छोड़ दी और आश्चर्यचकित होकर हथेलियों को घूरने लगा। हैरी ने देख सकता था कि उसके हाथ जले हुए थे, लाल और चमकदार दिख रहे थे। तो फिर उसे मार डालो मूर्ख, और किस्सा खत्म करो, वोल्डेमॉर्ट चीखा। कुरिल ने मारने वाला श्राप देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, परंतु हैरी सहज बुद्धि से ऊपर उठा और उसने कुरिल का चेहरा पकड़ लिया। आह! कुरिल उसके ऊपर से गिर गया। उसके चेहरे पर भी फफोले उठ आए, और तब हैरी यह समझ गया कि कुरिल उसकी खुली चमड़ी के स्पर्श को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे भयानक दर्द हो रहा था। कुरिल को पकड़े रखना ही उसके लिए बचने का इकलौता रास्ता था। कुरिल को इतना दर्द में रखना जरूरी था ताकि वह उसे श्राप न दे पाए। हैरी उछलकर खड़ा हुआ। उसने कुरिल का हाथ पकड़ लिया और जितनी तेजी से कसकर पकड़ सकता था पकड़े रहा। कुरिल चीखा और उसने हैरी को धकेलने की पूरी कोशिश की। हैरी के सिर का दर्द बढ़ गया और उसने उसे
कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह सिर्फ क्विरिल की भयानक चीखें और वोल्डेमॉर्ट की चिल्लाहट जैसे उसे मार डालो सुन सकता था, परंतु अब उसे कई और तेज चीखें सुनाई दे रही थी जो शायद उसके दिमाग में थीं। हैरी, हैरी! उसने महसूस किया कि क्विरिल की बाहें किसी ने उसकी बाहों से छुड़ा लिया और वह समझ गया कि वह अब हार चुका है और अंधेरे में डूब रहा है। नीचे, नीचे और नीचे। उसके ऊपर कोई सुनहरी चीज चमक रही थी। सुनहरी गेंद। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसके हाथ अभी भारी लग रहे थे। उसने पलकें झपकाई। यह सुनहरी गेंद नहीं थी, यह तो चश्मा था। कितनी अजीब बात है। उसने दोबारा पलकें झपकाई। एल्बस डम्बलडोर का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। गुड आफ्टरनून, हैरी, डम्बलडोर ने कहा। हैरी ने उनकी तरफ घूरा। फिर उसे याद आया, सर, पत्थर। वह क्विरिल था। उसे पत्थर मिल गया। सर, जल्दी। शांत रहो बेटे, तुम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हो, डम्बलडोर ने कहा। क्विरिल के पास पत्थर नहीं है। और फिर किसके पास है, सर? मैं। हैरी, मेहरबानी करके शांत रखो, वरना मैडम पॉम्फ्री मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगी। हैरी ने थूक निकला और अपनी चारों तरफ देखा। उसे महसूस किया कि वह शायद हॉस्पिटल में था। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और जिस पर लिनन की सफ़ेद चादरें बिछी थीं और उस पर पास वाली टेबल पर इतनी सारी मिठाइयाँ रखी थीं, जैसे मिठाई की आधी दुकान ही वहाँ पर चली आई हो। तुम्हारे दोस्त और प्रशंसकों की भेंट, डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे प्रोफेसर क्विरिल के बीच तहखाने में जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से गोपनीय है, इसलिए जाहिर है पूरा स्कूल उस बात को जानता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे दोस्त फ्रेड और जॉर्ज वीजली ने तुम्हारे लिए टॉयलेट सीट भिजवाई थी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि उन्हें लग रहा था कि इससे तुम्हें आनंद आएगा, पर मैडम पॉम्फ्री के विचार से यह शायद स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और इसलिए उन्होंने उसे जब्त कर लिया। मैं यहाँ कब से हूँ? 3 दिन से। मिस्टर डोनाल्ड वीजली और मिस ग्रेंजर दोनों बहुत चिंतित थे। तुम्हारे होश में आने से उन्हें बहुत राहत मिलेगी। परंतु सर, पत्थर। मुझे पता है कि तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा पत्थर। प्रोफेसर क्विरिल ने तुमसे छीनने में सफलता नहीं पाई और मैं समय रहते उन्हें रोकने के लिए वहाँ पहुँच गया। हालांकि मुझे यह कहना होगा कि तुम अपने दम पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। आप वहाँ आ गए। क्या आपको हरमाइनी का उल्लू मिला? हम आधे रास्ते में एक दूसरे से पार हुए होंगे। जैसे ही मैं लंदन पहुँचा, मुझे यह समझ आ गया कि मुझे जहाँ होना चाहिए वहाँ जगह यह नहीं है और मैं अभी अभी आया जिस जगह से, वही जगह मेरी थी जहाँ मुझे होना चाहिए। मैं समय रहते आ गया था ताकि क्विरिल को तुम पर से खींच लूँ। तो वह आप थे। मैं डर रहा था कि कहीं मुझे देर ना हो गई हो। आपको लगभग देर हो गई थी। मैं उसे पत्थर से ज़्यादा देर दूर नहीं रख सकता था। पत्थर से नहीं बेटे, अपने आप से। यह कोशिश में तुमने अपनी जान लगभग गंवा दी थी। वहाँ पर एक लगभग भयानक पल था। मुझे यही लग रहा था कि कोशिश ने तुम्हारी जान ले ली। जहाँ तक पत्थर का सवाल है, उसे नष्ट कर दिया गया है। नष्ट कर दिया गया? हैरी ने सूनी निगाहों से देखते हुए कहा। परंतु आपके दोस्त निकोलस फ्लेमेल। अच्छा, तो तुम निकोलस फ्लेमेल के बारे में जानते हो? डम्बलडोर ने कहा, जिनकी आवाज़ में खुशी की झलक थी। तुमने काम को बिल्कुल सही तरीके से किया है ना? तो निकोलस फ्लेमेल और मैंने छोटी सी चर्चा की और हम सहमत हो गए कि यही सबसे अच्छा होगा। परंतु इसका मतलब है कि वे और उनकी पत्नी मर जाएंगे अब, है ना? उनके शरीर में इतना अमृत मौजूद है कि वे अपने मामलों को ठीक ठाक कर लेंगे और हाँ, वे मर जाएंगे। डम्बलडोर हैरी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखते हुए मुस्कुराए। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी उम्र में यह अविश्वसनीय लगता है, परंतु निकोलस और पेरेंटनेली के बीच यह सचमुच बहुत बहुत लंबे दिनों के बाद बिस्तर पर जाने का तरह होगा। आखिरकार एक अच्छी और संतुलित मस्तिष्क वाले आदमी के लिए मौत अगला महान रोमांचक अभियान होता है। तुम जानते हो, पत्थर सचमुच इतनी अद्भुत चीज नहीं थी। चाहे धन, जीवन की चाह इंसान में कितनी ही क्यों ना हो, वे 2 चीज़ों जो ज़्यादातर लोग बाकी सारी चीज़ों से अधिक चाहते हैं। समस्या है कि इंसान में ठीक वही चीज़ चुनने की आदत होती है जो
उनके लिए सबसे बुरी है। हैरी वहाँ पड़ा रहा और उसे शब्द नहीं मिल पाए थे। डम्बलडोर थोड़ा गुनगुनाते और फिर छत की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। हाँ सर, हैरी ने कहा, मैं सोच रहा था सर, चाहे पत्थर चला भी गया हो, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन। उसे वोल्डेमॉर्ट कहकर बुलाओ हैरी। हमेशा चीज़ों का नाम लेकर पुकारो। नाम का डर उस चीज़ के डर को और बढ़ा देता है। हाँ सर, तो वोल्डेमॉर्ट वापस आने का दूसरे तरीका आजमाएगा, है ना? मेरा मतलब वह खत्म नहीं हुआ है ना? नहीं हैरी, वह खत्म नहीं होगा और वह अब भी कहीं पर है, शायद किसी दूसरे के शरीर की तलाश में जिससे वह रह सके। चूंकि वह सचमुच जीवित नहीं है, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता। उसने क्विरेल को मरने के लिए छोड़ दिया। वह अपने समर्थकों के प्रति उतनी ही कम दया दिखाता है जितना कि दुश्मन के प्रति। बहरहाल हैरी, हालांकि तुमने उसकी वापसी को थोड़े समय के लिए टाल जरूर दिया है, परंतु इसमें किसी और की जरूरत होगी जो अगली बार भी एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो जाए जिसमें हार तय दिख रही है, और अगर उसे बार बार रोका जाए तो वह शायद कभी ताकत हासिल नहीं कर पाएगा। हैरी ने सिर हिलाया, परंतु तत्काल रुक गया क्योंकि इससे उसका सिर दुखने लगा। फिर उसने कहा, सर, कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे सच सच बताएं तो ऐसी बात जिनके बारे में मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच्चाई? डम्बलडोर ने आह भरी। यह एक सुंदर और भयानक चीज है और इसलिए इसके बारे में एक बहुत सावधानी रखनी चाहिए हैरी। बहरहाल मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा जब तक कि जवाब ना देने के पीछे कोई अच्छा कारण ना हो, और ऐसी स्थिति में मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। यह तय है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट ने कहा था कि उसने मेरी माँ को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वह मुझे क्यों मारना चाहता था? डम्बलडोर ने इस पर बहुत गहरी आह भरी। ओह, तुमने जो पहली चीज़ पूछी वह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आज नहीं, अभी नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा एक दिन। अभी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो हैरी। जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं जानता हूँ तुम्हें यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा, जब तुम तैयार हो जाओगे तो तुम जान जाओगे। और हैरी जानता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं था, परंतु क्विरेल ने मुझे क्यों नहीं छुपाया? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी, और अगर कोई ऐसी चीज़ जिसे वोल्डेमॉर्ट नहीं समझ सकता तो वह है प्रेम। उसे यह एहसास नहीं कि प्रेम जब शक्तिशाली होता है, जैसा तुम्हारी माँ का तुम्हारे प्रति था, तो यह अपनी निशानी छोड़ जाता है। दाग नहीं, ना ही कोई दिखाई देने वाला कोई चिन्ह। अगर कोई हमें इतनी गहराई से प्रेम करता है तो चाहे हमें प्रेम करने वाला गुजर भी जाए, तब भी हमें हमेशा के लिए कुछ सुरक्षा मिल जाती है। यह तुम्हारी त्वचा में समाया हुआ है। क्विरेल नफरत, लोभ और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और वोल्डेमॉर्ट के साथ आत्मा बांटे हुए था। इसी कारण वह तुम्हें छू भी नहीं सकता था। जिसकी त्वचा उस पर अच्छाई के चिन्ह हो, उसे छूने में भी ऐसे आदमी को भयानक पीड़ा होती है। डम्बलडोर अब खिड़की पर बाहर बैठी एक चिड़िया की तरफ दिलचस्पी से देख रहे थे, जिसे हैरी को चादर पर अपनी आंखें पोंछने का समय मिल गया। जब हैरी की आवाज़ वापस आई तो उसने पूछा, और अदृश्य होगा, क्या आप जानते हैं वो मुझे किसने भेजा था? हाँ, तुम्हारे डैडी उसे मेरे पास छोड़ गए थे और मैंने सोचा कि तुम उसे पसंद करोगे। डम्बलडोर की आंखें चमक आईं। उपयोगी चीज़ है। तुम्हारे डैडी जब यहाँ थे तो वे खास तौर पर किचन में छुपकर जाने और भोजन चुराने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और भी कुछ है? पूछो। क्विरेल ने कहा था कि प्रोफेसर स्नेप। हैरी, हाँ वही। क्विरेल ने कहा था कि वे मुझसे इसलिए नफरत करती क्योंकि मेरे डैडी से वे नफरत करते थे। क्या यह सच है? देखो, वे दोनों एक दूसरे से चिढ़ते थे, कुछ हद तक उसी तरह जिस तरह कि तुम और मिस्टर मैल्फॉय एक दूसरे से चिढ़ते हो। और फिर तुम्हारे डैडी ने एक ऐसा काम किया जिसे स्नेप कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। क्या उन्होंने उसकी जान बचाई थी? क्या? हाँ, डम्बलडोर ने सपनीली आवाज़ में कहा। अजीब है, लोगों के दिमाग किस तरह से सोचते हैं ना? प्रोफेसर स्नेप तुम्हारी डैडी के कर्जदार होने को सहन नहीं कर पाए। मुझे विश्वास है इस पल
उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा करने में इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका और तुम्हारे डैडी का हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर भी वे चैन से तुम्हारे डैडी की याद से नफरत कर सकेंगे। हैरी ने इसे समझने की कोशिश की, परंतु इससे उसका सिर चकराने लगा क्योंकि इसलिए उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। और सर, एक और चीज़, बस एक और, मैंने दर्पण में से पत्थर को किस तरह से बाहर निकाला। हाँ, अब मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझसे यह सवाल पूछा। यह मेरे बेहतरीन विचारों में से एक है और तुमसे सच कहूँ तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं। देखो, केवल वही जो पत्थर को खोजना चाहता हो, सिर्फ खोजना चाहता था, परंतु उसका उपयोग नहीं करना चाहता था, उसे ही यह पत्थर मिल सकता था। वरना वे सिर्फ इसमें अपने आप को सोना बनाते या आयु बढ़ाने वाला अमृत पीते। मेरा दिमाग कई बार मुझे भी हैरान कर देता था। अब सवाल बहुत हो चुके। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम इन मिठाइयों पर शुरू हो जाओ। आह, बर्टी वॉट की हर स्वाद की टॉफियाँ। दुर्भाग्य से मैं बचपन में उल्टी के स्वाद की एक टॉफी चख ली थी। हाँ, तब से मेरी इनमें कोई भी रुचि नहीं थी, परंतु मुझे लगता है अब मैं सुरक्षित तरीके से एक अच्छी टॉफी खा सकता हूँ। वे मुस्कुराए और उन्होंने सुनहरी भूरी टॉफी अपने मुंह में डाली। ऐसा लगा जैसे उनका गला रूंध गया हो और उन्होंने कहा, आह, कान का मैल। हॉस्पिटल की मैट्रन मैडम पॉम्फ्री भली परंतु बहुत सख्त महिला थी। बस 5 मिनट, हैरी ने आग्रह किया। बिल्कुल नहीं, आपने प्रोफेसर डम्बलडोर को आने दिया था। जाहिर है वे हेडमास्टर हैं, उनकी बात अलग है। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं आराम तो कर रहा हूँ, देखिए लेटा हूँ। मान जाइए मैडम पॉम्फ्री। अच्छा ठीक है, परंतु सिर्फ 5 मिनट। उन्होंने रॉन और हरमाइनी को अंदर आने दिया। हैरी, ऐसा लग रहा था कि हरमाइनी एक बार फिर उसे अपनी बाह में लेना चाहती, परंतु हैरी खुश था कि उसने अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया क्योंकि हैरी का सिर अब भी बहुत दर्द कर रहा था। अरे हैरी, हमें तो बस लग रहा था कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। डम्बलडोर इतने चिंतित थे। पूरा स्कूल इस बारे में बात कर रहा है। रॉन ने कहा, सचमुच क्या हुआ? यह उन दुर्भाग्य अवसरों में से एक था जब सच्ची कहानी उड़ाई जाने वाली अफवाहों से ज्यादा आश्चर्यजनक और रोमांचक थी। हैरी ने उन्हें सब कुछ बताया, क्विरल, दर्पण, पत्थर और वोल्डेमॉर्ट। रॉन और हरमाइनी बहुत अच्छे श्रोता थे। वे सही समय पर हैरान हुए और जब हैरी ने उन्हें बताया कि क्विरल की पगड़ी के नीचे क्या था तो हरमाइनी जोर से चीखी। तो पत्थर क्या पत्थर चला गया? रॉन ने अंत में कहा। फ्लेमेल मरने वाली हैं, यही मैंने कहा था, परंतु डम्बलडोर का विचार है। उन्हें क्या कहा था? एक अच्छी तरह संतुलित मस्तिष्क वाले आदमी के लिए मौत अगला महान रोमांचक अभियान होती है। मैं हमेशा समझता था कि वे थोड़े खिसके हुए हैं, रॉन ने कहा, और वह काफी प्रभावित और उसका हीरो कितना पागल था यह सोच रहा था। तो तुम दोनों के साथ क्या हुआ? हैरी ने पूछा। मैं सही सलामत वापस लौट आई, हरमाइनी ने कहा, रॉन को होश में लाई। इसमें थोड़ा समय लगा और हम दोनों डम्बलडोर से संपर्क करने के लिए उल्लू खाने की तरफ भाग ही रहे थे, तभी वे हमें प्रवेश हॉल में मिले। वे पहले से ही जानते थे कि उन्हें सिर्फ उतना ही कहा, हैरी उसके पीछे गया है ना? और इसके बाद वे तीसरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। क्या तुम्हें ऐसा लगता है वे तुमसे यह काम करवाना चाहते थे? रॉन ने कहा। तुम्हें तुम्हारे डैडी का चोगा भिजवाना और बाकी की चीजें? हरमाइनी फट पड़ी। अगर उन्होंने ऐसा किया, मेरा मतलब यह भयानक था, तुम मर भी सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, हैरी ने विचार करते हुए कहा। डम्बलडोर थोड़े अजीब हैं, मुझे लगता है वे ऐसा एक तरह से मुझे मौका देना चाहते थे। मैं सोचता हूँ कि वे यहाँ होने वाली लगभग हर चीज़ जानते हैं। मुझे लगता है उन्हें समझ आ गया होगा कि हमें कोशिश करने वाले हैं और हम इस कोशिश को ज़रूर करेंगे। हमें रोकने की बजाय उन्होंने हमें इतना सीखने दिया कि जिससे हमें मदद मिल सके। मैं नहीं सोचना चाहता था कि संयोग ही था जिसके बाद उन्होंने मुझे यह पता लगाने दिया कि दर्पण किस तरह से काम करता। मुझे लग रहा था उन्होंने यह सोचा था कि वोल्डेमॉर्ट का सामना करने का अधिकार मेरा है, बशर्ते मैं ऐसा कर पाऊँ। हाँ, डम्बलडोर थोड़े खिसके हुए हैं, ठीक है, रॉन ने गर्व से कहा। सुनो, साल की आखिरी दावत कल हो रही है, तुम कल के लिए तैयार रहना। पॉइंट आ चुकी हैं और जाहिर है नागशक्ति जीत गया है। तुम आखिरी क्विडिच मैच में नहीं खेल पाए और तुम्हारे बिना चीलघात अब भी बुलडोजर चला दिया है, परंतु खाना अच्छा मिलेगा। उसी समय मैडम पॉम्फ्री अंदर आई। तुम लोगों को लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अब बाहर जाओ, उन्होंने शक्ति से कहा।
रात को गहरी नींद लेने के बाद हैरी एक बार फिर सामान्य महसूस कर रहा था। मैं दावत में जाना चाहता हूँ, उन्होंने मैडम पॉम्फ्री से कहा जब वे उसके पास मिठाई के बहुत सारे डिब्बे को जमा रही थी। मैं जा सकता हूँ, प्रोफेसर डम्बलडोर चाहते हैं कि तुम्हें जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए, उन्होंने नाक से कुड़ते हुए कहा। जैसे उनके विचार से प्रोफेसर डम्बलडोर को यह पता नहीं था कि दवाएं कितनी खतरनाक हो सकती है, दावतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, और तुमसे कोई और भी मिलना चाहता है। अच्छा, हैरी ने कहा। कौन? वह पूछ ही रहा था तभी हैग्रिड दरवाजे से अंदर घुस आया। हमेशा की तरह कमरे के अंदर हैग्रिड बहुत बड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा कि ऐसा लगता था जैसे उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी। वह हैरी की पास गया, उसकी तरफ एक बार देखा और फुट फुट कर रोने लगा। यह सब हमारी गलती है, वह अपने चेहरे को हाथों से छुपा कर सुबक रहा था। हमने उस बुरे आदमी को बताया कि फ्लफी को पार कैसे किया जाए, हमने उसे बताया, यही वह इकलौती चीज़ थी जो वह नहीं जानता था। हमने उसे बता दिया तुम मर सकते थे, और यह सब एक ड्रैगन के अंडे के लिए। हम फिर कभी शराब नहीं पियेंगे, हम बाहर निकाल दिए जाने चाहिए और मगलू की तरह जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ देना चाहिए। हैग्रिड, हैरी ने कहा। हैग्रिड को दुख और पश्चाताप के कारण कांपते हुए देख वह सदमे में था, क्योंकि हैग्रिड के बड़े बड़े आंसू बहकर उसकी दाढ़ी में समा रहे थे। हैग्रिड, उसने किसी तरह यह पता लगा लिया होता। हम लोग वोल्डेमॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर तुमने उसे नहीं बताया होता तो भी उसे पता लग गया होता। तुम मर सकते थे, हैग्रिड ने कहा। उसका नाम मत लो, वोल्डेमॉर्ट, हैरी चीखा, और हैग्रिड को इतना धक्का लगा कि उसने रोना बंद कर दिया। मैं उससे मिल चुका हूँ और मैं उससे उसके नाम से बुला रहा हूँ, मेहरबानी करके अब खुश हो जाओ हैग्रिड। हमने पारस पत्थर को बचा लिया, हमने पत्थर नष्ट कर दिया, वोल्डेमॉर्ट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। चॉकलेट का मेंढक खाओ, और मेरे पास बहुत सारे हैं। हैग्रिड ने अपने हाथ के पिछले सिरे से अपनी नाक पहुंची और कहा, इससे हमें याद आया, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाएं। सैंडविच तो नहीं? हैरी ने चिंता से पूछा, और अंत में हैग्रिड के चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आई। नहीं, डम्बलडोर ने यह काम करने के लिए कल हमें पूरे दिन की छुट्टी दी थी। जाहिर है उन्हें ऐसा करने की वजह हमें नौकरी से निकाल देना चाहिए था। बहरहाल हम तुम्हारे लिए यह लाए हैं, एक सुंदर चमड़े के कवर वाली किताब। हैरी ने उत्सुकता से उसे खोला। उसमें जादूगर के फोटो थे, और उसकी मम्मी डैडी हर पेज पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर और हाथ हिला रहे थे। तुम्हारे मम्मी डैडी के स्कूल के पुराने दोस्तों के साथ उल्लू भेजे और उनके फोटो मंगवाए। जानते थे कि तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा। क्या तुम्हें यह तोहफा पसंद आया? हैरी बोल नहीं पाया, परंतु हैग्रिड समझ गया। उस रात साल की आखिरी दावत में हैरी अकेला नीचे गया। उसने मैडम पॉम्फ्री ने फालतू की चिंता करके रोक रखा था। वे उसका आखिरी चेकअप करने पर जोर दे रही थी, इसलिए जब वह दावत में पहुंचा तो बड़ा हॉल काफ़ी भर चुका था। वहाँ नागशक्ति के हरे और सफ़ेद रंग में सजा हुआ था, क्योंकि नागशक्ति ने लगातार 7वें साल हाउस कप जीता था, और एक बड़े बैनर पर बना नागशक्ति का सांप ऊंची टेबल के पीछे दीवार पर दिख रहा था। जब हैरी अंदर आया तो अचानक खामोशी छा गई, और फिर सभी ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। वह गणद्वार की टेबल पर रॉन के और हरमाइनी के बीच की सीट पर पहुंच गया, और उसने इस बात को अनदेखा करने की कोशिश की कि लोग उसकी तरफ देखने के लिए खड़े हो गए थे। सौभाग्य से कुछ ही देर बाद डम्बलडोर आ गए। शोरगुल बंद हो गया। एक और साल गुजर गया, डम्बलडोर ने खुशनुमा आवाज में कहा। इससे पहले कि हम स्वादिष्ट दावत में अपने दांत गड़ाएं, मैं आपको एक बूढ़े आदमी की बकवास सुनाकर बोर करना चाहूँगा। यह साल भी क्या साल था। आशा है आपके दिमाग में अब पहले से ज़्यादा भरे होंगे और आपके सामने पूरी गर्मियाँ पड़ी हैं, ताकि आप अपना अगला साल शुरू करने से में होने वाली खाली और बढ़िया कर सको। अब जैसा मैं समझाता हूँ, हाउस कप का पुरस्कार दिया जाना है, और पॉइंट्स की स्थिति इस प्रकार। गणद्वार 312 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर, मेहनतकश 352 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर, चीलघाट 426 पॉइंट और नागशक्ति 472 पॉइंट। नागशक्ति की टेबल से तालियों और पैर पटकने का तूफान उठ खड़ा। हैरी ने देखा कि ड्रेको मैल्फॉय अपने प्याले को टेबल पर बजा रहा है, और एक बेहुदा दृश्य था यह। हाँ, शाबाश नागशक्ति, डम्बलडोर ने कहा। बहरहाल हाल ही की घटनाओं पर ध्यान देना होगा। कमरा बहुत शांत हो गया। नागशक्ति के विद्यार्थी की मुस्कुराहट थोड़ी धुंधली हो गई। डम्बलडोर ने कहा, मुझे कुछ आखिरी पॉइंट देने हैं।
मुझे देखने दीजिए। हाँ, सबसे पहले मिस्टर डोनाल्ड वीजली को रॉन का चेहरा बैंगनी हो गया और वह उस मूली की तरह दिख रहा था जो सूरज की रोशनी में जल गई हो। हॉगवर्ट्स में बहुत सालों के बाद देखे गए शतरंज के बेहतरीन खेल के लिए मैं गणद्वार हाउस को 50 पॉइंट देता हूँ। गणद्वार के विद्यार्थियों ने ताली से जादू की छत में लगभग ऊपर उठा लिया था। ऊपर चमक रहे सितारे हिलते नजर आ रहे थे। पर्सी दूसरे प्रेफेक्ट को बता रहा था कि मेरा भाई, मेरा सबसे छोटा भाई मैकोनिकल की दैत्याकार शतरंज बोर्ड को पार चला गया था। आखिरकार एक बार फिर खामोशी हुई। इसके बाद मिस हरमाइनी ग्रेंजर आग के सामने शीतल बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए मैं गणद्वार हाउस को 50 पॉइंट देता हूँ। हरमाइनी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। हैरी को विश्वास था कि वह रोने लगी थी। टेबल पर गणद्वार के विद्यार्थी होश में नहीं थे। उन्हें 100 पॉइंट्स मिल चुके थे। तीसरे, मिस्टर हैरी पॉटर को डम्बलडोर ने कहा। कमरे में कब्रिस्तान जैसी शांति छा गई। अद्भुत साहस और आत्मबल के लिए मैं गणद्वार को 60 पॉइंट देता हूँ। शोर कान फाड़ने वाला था। जो लोग गला फाड़कर चिल्लाते हुए जोर दे सकते थे वे जानते थे कि गणद्वार के अब 472 पॉइंट हो चुके हैं, उतने ही जितनी नागशक्ति के थे। हाउस कप के लिए दोनों में ड्रॉ हो सकता है। काश डम्बलडोर ने हैरी को सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा दे दिया होता। डम्बलडोर ने अपना हाथ उठाया। कमरा धीरे धीरे शांत हो गया। बहादुरी कई तरह की होती है, डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है, परंतु अपने दोस्तों का सामना करने के लिए भी उतनी ही बहादुरी की जरूरत होती है। इसलिए मैं मिस्टर नेविल लॉन्गबॉटम को 10 पॉइंट देता हूँ। बड़े हॉल के बाहर खड़े किसी आदमी को यह लग सकता था कि अंदर किसी तरह का विस्फोट हो गया था, क्योंकि गणद्वार की टेबल से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। हैरी, रॉन और हरमाइनी चिल्लाते हुए खड़े हुए ताली बजा रहे थे, जबकि नेविल जो सदमे से सफ़ेद हो गया था गायब हो गया, क्योंकि बहुत से लोग उसे गले लगाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़े थे। उसने इससे पहले गणद्वार के लिए एक भी पॉइंट नहीं जीता था। हैरी अब भी तालियां बजा रहा था और उसने रॉन को छूकर मैलफॉय की तरफ इशारा किया, जो इतना स्तब्ध और आतंकित लग रहा था कि जैसे उसे पूर्ण शरीर बंधन मंत्र का प्रयोग किया गया हो। इसका मतलब डम्बलडोर ने तालियों की तूफान के ऊपर बोलते हुए कहा। चीलघात और मेहनतकश भी नागशक्ति के पतन पर खुश हो रहे थे कि हमें सजावट की थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। उन्होंने ताली बजाई और एक पल में पर्दे हरे लाल हो गए। चांदी सोने में बदल गई। बड़ा नागशक्ति सर्प गायब हो गया और उसकी जगह गणद्वार के बड़े शेर ने ले ली। स्नेप प्रोफेसर मैगोनिकल से हाथ मिला रहे थे और उसके चेहरे पर बेबसी की भयानक मुस्कुराहट थी। उसकी नज़रें हैरी से मिली। हैरी यह तत्काल जान गया कि उसके प्रति स्नेप की भावना जरा भी बदली नहीं है। इससे हैरी को यह चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगले साल जिंदगी सामान्य पटरी पर वापस आ जाएगी, कम से कम उतनी सामान्य जितनी की वह हॉगवर्ट्स में हो सकती थी। यह हैरी की ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम थी। क्विडिच में जीतना या क्रिसमस या दैत्य को बेहोश करने से भी अच्छी। वह आज की रात को कभी नहीं भूल पाएगा। हैरी लगभग भूल गया था कि परीक्षा परिणाम अब भी आने वाले थे, परंतु उसे यह बहुत आश्चर्य हुआ कि रॉन और वह अच्छे नंबरों से पास हो गया था। जाहिर था फर्स्ट ईयर की क्लास में उस साल हरमाइनी के सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। जहाँ तक नेविल भी पास हो गया था। जड़ी बूटियों के ज्ञान के उसके अच्छे नंबरों ने उसके जादुई काढ़े के बुरे नंबरों का संतुलन कर दिया था। उन्हें आशा थी कि गोयल, जो इतने मूर्ख की नीच और फेल हो सकते थे, परंतु वे भी पास हो गए। यह शर्म की बात थी, परंतु रॉन ने कहा कि आपको जिंदगी की सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। और अचानक उनके वार्डरोब खाली हो गए, उनके संदूक पैक हो गए। नेविल का मेंढक बाथरूम के एक कोने में छिपा पाया गया। सारे विद्यार्थियों को चिट्ठियां दी गईं जिनमें यह चेतावनी थी कि वे छुट्टियों में जादू का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं हमेशा आशा करता हूं कि वे हमें यह चेतावनी देना भूल जाएं, फ्रेड और जॉर्ज वीजली दुखी होते हुए कह रहे थे। हैग्रिड उन्हें नावों के झुंड तक ले जाने के लिए आया जो उन्हें झील के पार ले गईं। वे लोग हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चले गए और बातें करते हुए हंसते हुए जा रहे थे। जब ट्रेन के बाहर का देहाती दृश्य अधिक हरा और साफ सुथरा हो गया, मगलू शहर के पास से तेजी से गुजरते हुए बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियाँ वे लोग खा रहे थे। उन्होंने अपने जादूगर वाले कपड़े उतार दिए और जैकेट और कोट पहन लिए थे। आखिरकार वे किंग क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर उतर गए।
प्लेटफॉर्म से बाहर जाने में उन लोगों को थोड़ा समय लगा। एक झुर्रीदार बूढ़ा गार्ड टिकट बैरियर के पास खड़ा था और उन लोगों को गेट से 1 या 2 की संख्या में गुजरने दे रहा था, ताकि वे लोग ठोस दीवार से इकट्ठा बाहर निकलकर मगलुओं का ध्यान खींचकर उन्हें आतंकित न कर दे। तुम्हें इन कर्मियों में ज़रूर आना है और हमारे यहाँ रहना है, रॉन ने कहा। तुम दोनों को मैं तुम्हें उल्लू भेज दूंगा। धन्यवाद, हैरी ने कहा। मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा। जब ये लोग मगलू दुनिया की तरफ जाने वाले गेट की तरफ बढ़े तो लोग उन्हें धक्का देते हुए आगे ले गए। उनमें से कुछ ने कहा, बाय हैरी, फिर मिलते हैं पॉटर। अब भी मशहूर थे। रॉन, अब भी मशहूर हो? रॉन ने उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, जहाँ मैं जा रहा हूँ कम से कम वहाँ तो नहीं हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हैरी बोला। हाँ। वह, रॉन और हरमाइनी गेट से इकट्ठे गुजरे। वह रहा मम्मी, वह रहा, देखो। यह जिनी वीजली थी, रॉन की छोटी बहन, परंतु वह रॉन की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। हैरी पॉटर, वह चीखी, मम्मी देखो, वह रहा। शांत रहो जिनी, और शांत इशारा करना एक बदतमीजी होती है। मिसेस वीजली उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत व्यस्त साल रहा, उन्होंने कहा। बहुत, हैरी बोला। मिसेस वीजली, कैंडी और स्वेटर के लिए धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं डियर। तैयार हो? यह वर्नॉन अंकल थे, जिनका चेहरा अब भी बैगनी था, जिनके चेहरे पर अब भी मूंछें थीं और वे अब भी हैरी की हिम्मत पर गुस्सा कर रहे थे, जो सामान्य लोगों से भरे ट्रेन स्टेशन पर पिंजरे में उल्लू लटकाए घूम रहा था, जिसके पीछे पिटूनिया आंटी और डडली खड़े थे, जो हैरी को देखते ही सहम गए। अब आप लोग हैरी का परिवार होंगे, है ना? मिसेस वीजली ने कहा। सिर्फ कहने के लिए, वर्नॉन अंकल ने कहा। जल्दी करो लड़के, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। वे चल दिए। चलते चले रॉन और हरमाइनी ने कुछ कहने के लिए हैरी को पीछे रह गया। तो गर्मी में मिलते हैं। आशा है तुम्हारी छुट्टियां अच्छी गुजरेंगी, हरमाइनी ने वर्नॉन अंकल की तरफ अनिश्चितता से देखते हुए कहा। वह हैरान थी कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। हाँ, अच्छी गुजरेंगी, हैरी ने कहा, और वे उसके चेहरे पर फैलती मुस्कान को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें नहीं मालूम कि हमें घर पर जादू करने की मनाही है। मैं इस गर्मी में डडली के खूब मज़े लूँगा। तो ये था हैरी पॉटर और पारस पत्थर के पूरे अध्याय मैंने अपने चैनल पर दे रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। तो इसकी हैरी पॉटर और पारस पत्थर की प्लेलिस्ट है, आप उसमें चेक कर सकते हो। आज हैरी पॉटर और पारस पत्थर की ये बुक कंप्लीट हुई। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।